हेलो स्टूडेंट, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर बायोलॉजी क्लासेस बाय विनीत सर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के द्वारा परागकोश का परिवर्धन एवं लघु बीजाणु जनन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, प्रारंभ में तरुण परागकोश की अगर अनुप्रस्थ काट देखी जाए तो वह अंडाकार या गोलाकार विभज्योतक कोशिकाओं से बना हुआ दिखाई देता है और इसके चारों ओर एक एपिडर्मिस की परत या लेयर पाई जाती है। जैसे ये हम फर्स्ट चित्र में देखेंगे तो ये यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी विभज्योतक कोशिकाएं हैं और ये कैसा है, ये तरुण परागकोश की अनुप्रस्थ काट है। अगर इसे हम देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि यह विभज्योतक कोशिकाओं का बना है और इसकी जो बाहरी लेयर है वो कौन सी है, एपिडर्मिस यानी बाह्य स्तर या अधिचर्म। परागकोश बाद में 4 पालियों वाला हो जाता है। जैसे इस चित्र में देखें तो 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से परागकोश शुरुआत में गोलाकार या अंडाकार दिखाई देता है, लेकिन बाद में वो 4 पालियों वाला हो जाता है और इनके बीच में एक वाहिनी ऊतक बन जाता है। वाहिनी ऊतक ये यहाँ पर जैसे देखें इसमें तो ये वाहिनी ऊतक है और फिर यह बाद में संवहन ऊतक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संवहन ऊतक संयोजी के मध्य में स्थित होता है जो शीघ्र ही एपिडर्मिस के मध्य में स्थित होता है और शीघ्र एपिडर्मिस यानी अगर इसमें हम देखें तो ये जो एपिडर्मिस सेल हैं ये तो एपिडर्मिस सेल क्या होंगी, शीघ्र ही विभाजित होकर, जैसे ये इस चित्र में देखा जाए तो ये इसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस सेल है जो नीचे की ओर स्थित चारों कोनों पर, जैसे ये इसमें 1, 2, 3, 4 ये 4 कोने हैं इसमें। तो इनके जो निचला क्षेत्र है जिसे हम हाइपोडर्मल क्षेत्र कहेंगे। हाइपो का मतलब क्या होगा, नीचे, जैसे एपी मतलब ऊपर, तो उसके नीचे स्थित है तो उसे हाइपोडर्मल कहेंगे। तो हाइपोडर्मल क्षेत्र में एपिडर्मिस सेल्स के नीचे वाली कोशिकाओं का समूह आकार में बड़ा हो जाता है और इन कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक और घना कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जैसे इस चित्र में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक, जैसे ये यहाँ पे एक केंद्रक दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इनमें जो केंद्रक होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और कोशिका द्रव्य भी घना होता है। तो इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रेप्रसु या आर्की स्पोरियल सेल। प्रेप्रसु कोशिकाएं या आर्की स्पोरियल सेल। इसके पश्चात प्रत्येक प्रेप्रसु कोशिका एक परिणत विभाजन होकर, परिणत मतलब आधार से चारों ओर, जैसे ये यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रेप्रसु कोशिकाएं हैं और उनके चारों ओर यानी इसका विभाजन होकर कुछ अन्य कोशिकाएं बनी हैं। तो विभाजित होकर जिसमें एक बाहर की ओर स्थित प्राथमिक भित्तीय कोशिका और भीतर की ओर स्थित प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं बन रही हैं। यह कोशिकाएं एपिडर्मिस को छोड़कर संपूर्ण परागकोश की संरचनाओं का निर्माण करती हैं। अब जैसे एपिडर्मिस है तो पहले से ही बना होता है और इसके बाद की जो भी कोशिकाएं परागकोश में बनती हैं वो इन्हीं दोनों कोशिकाओं के द्वारा ही बनती हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका कुछ परतें बनाती हैं जिनमें से पहली है एंडोथीसियम, दूसरी मिडिल लेयर, तीसरी है टेपिटम। एंडोथीसियम क्या है, ये एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। अगर यहाँ पर देखा जाए सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस है और फिर इसके बाद जो निचली परत है सिंगल लेयर वो अंतःस्तर या एंडोथीसियम है। और परागकोश में जिन स्थानों पर भी स्फुटन होता है यानी जिस स्थान से परागकोश फटते हैं उन स्थानों पर क्या होता है कि एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली होती हैं। अगर इस स्थान पर देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये जो एंडोथीसियम सेल हैं ये मोटी हैं, लेकिन इस स्थान पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर पतली हैं। तो इस स्थान पर ये पतली होते हैं, उस स्थान को हम क्या कहेंगे, रंध्रक या मुख कहेंगे, स्टोमियम। स्टोमियम यानी रंध्रक या मुख कहते हैं।
इसके बाद अगर एंथोसी एंडोथीसियम या अंतःस्तर लेयर के नीचे देखें तो इसमें मिडिल लेयर दिखाई देती है। मिडिल लेयर लगभग 1 से लेकर 3 भित्ति कोशिकाओं से बनी होती हैं और इसके नीचे वाली जो कोशिका होती है वो टेपिटम होती है। मध्य स्तर जो होता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वृद्धि करते हुए सूक्ष्म बीजाणुओं या पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। और टेपिटम कोशिकाएं भी जो होती हैं ये बड़ी होती हैं। अगर इसमें हम देखें तो ये जो टेपिटम कोशिकाएं हैं ये बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और इनमें सूत्री विभाजन होता है यानी माइटोसिस विभाजन होता है, जिसके द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। और ये टेपिटम कोशिकाएं भी सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और बाद में नष्ट हो जाती हैं। अब इसके पश्चात अगर देखें तो जो प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें बीजाणुजन ऊतक का निर्माण होगा। ये यहाँ पर बीजाणुजन ऊतक बनेगा और इस ऊतक की प्रत्येक कोशिका, अब बीजाणुजन ऊतक का मतलब क्या है? ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह। बीजाणुजन ऊतक यानी बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित या डाइप्लॉइड होती है और इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यह 4 लघु बीजाणुओं या पराग कणों में विभाजित हो जाती है और लघु बीजाणु या परागकण अगुणित होते हैं और ये सभी क्रियात्मक होते हैं। अगर इसके बाद का चित्र देखें तो जैसे यहाँ पर ये सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो इसमें देखें तो ये द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार से जो लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं वो कैसे बनते हैं और एक बीजपत्री में कैसे बनते हैं। इसको अगर देखें तो पहले अगर द्विबीजपत्री की बात की जाए तो द्विबीजपत्री पौधों में जो सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है तो इसमें भित्ति निर्माण युगपत होता है। युगपत का मतलब है कि केंद्रक का जो पहला विभाजन होता है उसके बाद कोई भी भित्ति नहीं बनती यानी भित्ति निर्माण नहीं होता है और केंद्रक के दूसरे विभाजन के बाद ही भित्ति निर्माण होता है। जैसे इस चित्र में देखें ये यहाँ पर केंद्रक है तो इसमें जब विभाजन हो रहा है तो इसमें यहाँ पर कोई भी भित्ति नहीं बन रही। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ये यहाँ से भित्तियाँ बनना स्टार्ट हुई हैं और अंत में इसमें भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो केंद्रक तो इस प्रकार का जो सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं तो इन्हें हम चतुष्फल या टेट्राहेड्रल कहते हैं। अब अगर एक बीजपत्री की बात की जाए, एक बीजपत्री पौधों में जो भित्ति निर्माण होता है वो क्रमानुसार होता है। क्रमानुसार मतलब इनमें प्रत्येक विभाजन के बाद भित्ति निर्माण भी होती है और चारों बीजाणु एक ही तल पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार के चतुष्क को समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं तो ये यहाँ पर एक कोशिका है, जब इसका विभाजन हुआ तो ये बीच से इसमें एक लेयर बन गई यानी भित्ति बन गई तो ये 2 में डिवाइड हो गया। इस प्रकार से प्रत्येक इसमें लेयर का निर्माण यानी भित्ति का निर्माण होता रहता है। इसके पश्चात अगर देखें प्रारंभ में जो चारों लघु बीजाणु होते हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये चारों लघु बीजाणु हैं तो ये कैलोज परत से आपस में जुड़े होते हैं और लघु बीजाणु के इस समूह को क्या कहेंगे? टेट्राड या चतुष्क कहेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो टेपिटम लेयर होती है यानी टेपिटम, तो उसके द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे कैलेज एंजाइम कहते हैं और ये कैलेज एंजाइम कैलोज परत को नष्ट कर देता है और चारों लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इस प्रकार से हम देखें तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु यानी पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन
या सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं।